साथियों नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूं राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संबंध में। साथियों, ये योजना एक ऐसी योजना है जो देश में एक राजस्थान के आर्थिक विकास में एक नई इबारत रखने वाली स्कीम है। इससे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, राज्य की आय में वृद्धि होगी, राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। और यही नहीं, ये योजना एक राजस्थान सरकार की एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत बहुत सारी नीतियां इससे पर टिकी हुई है। आप यूं समझिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को यदि आप जान लेते हैं तो आप राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट पॉलिसी, राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इन सब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में सक्षम हो सकेंगे यदि आप उद्यमी हैं या उद्यमी बनने के इच्छुक हैं, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यदि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, यदि आप एडवोकेट हैं या फिर आप कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है, सहायक सिद्ध हो सकती है। आप नव उद्यमियों को, आप स्थापित उद्यमियों को नवीन निवेश करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप राजस्थान सरकार के द्वारा जो 35 लाख करोड़ के एमओयूज किए गए हैं, उन एमओयू किए हुए निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं यदि आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की। साथियों, ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का ब्रोशर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र करौली हमारे द्वारा बनाया गया है। और बेसिकली यदि आप डिटेल्ड एप्लीकेशंस पे जाना चाहते हो, स्कैन करना चाहते हो, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है DIC गणेश को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। साथियों, मैं बात करने जा रहा था राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का। जैसा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को आप समझिएगा। बेसिकली राजस्थान सरकार ने ये स्कीम्स लागू की है तो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि इसका उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास, तीव्र दीर्घकालीन सतत आर्थिक समृद्धि, उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार सृजन करना और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि राज्य के उद्देश्य क्या है, आपसे यदि कोई पूछे तो आप कहेंगे कि हम राज्य का क्या करना चाहते हैं, राज्य का संतुलित विकास करना चाहते हैं। संतुलित विकास, और ये संतुलित विकास कब होता है साथियों? जब देश का या राज्य का सतत विकास होता है, समावेशी विकास होता है और मानव विकास होता है। समावेशी विकास और मानव विकास, ये इकोनॉमी के एक शानदार टॉपिक्स हैं जिन पर काफ़ी ज़बरदस्त बहस हो रही है और बहस होना लाजमी है, क्योंकि ये किसी अर्थव्यवस्था की नींव के पत्थर होते हैं। दूसरा, इसका मतलब यह है कि जब व्यापार कर रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की अवधारणा है जो काफ़ी चर्चा में आप सब लोग जानते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही मतलब व्यापार को आसान ही नहीं बनाना, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी वो करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कॉस्ट है उसमें कमी लाना है, रिड्यूस ऑफ कॉस्ट डूइंग बिजनेस। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट में भी कमी लाना है, तभी आप गुड्स एंड सर्विसेज को सही मायने में किफ़ायती दर पर आप रख पाएंगे। आप देश में के बाज़ारों में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते होंगे, मार्केटिंग करते होंगे, आप देशी नहीं विदेशों में भी बेचते होंगे। जब तक उस उत्पाद की एक इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव कॉस्ट आपको नहीं मिलती, उसकी एक इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव यूनिट कॉस्ट आपको नहीं मिलती, तब तक आपके लाभ नहीं हो सकता। एक कंपैरेटिव प्रॉफिट
के लिए हमें ये जरूरी है। ये राजस्थान सरकार की इस नीति का उद्देश्य है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उद्देश्य है। और ये आप जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2024 से ये जारी हुई है, 31 मार्च 2029, मतलब आज से 4 साल बाद तक ये स्कीम लागू रहेगी। 4 वर्षीय स्कीम है ये, वैसे 4.5 हो गया, लेकिन 4 वर्षीय स्कीम है जो आपके लिए लागू रहेगी। अब हम बात करें कि इसमें कौन पात्र होंगे उद्यम, कौन अपात्र होंगे, इनको देखें। सबसे पहले तो इसमें पात्र उद्यम होंगे ऐसे न्यू एंटरप्राइजेज। यदि कोई एंटरप्राइजेज अपना नया कामकाज करना चाहता है वो इसके लिए पात्र होगा। दूसरा इसमें कौन होगा, कोई एग्जिस्टिंग उद्यम जो एक्सपांसन करना चाहते हैं या अपना प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन, कोई डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहता है तो ये इसमें आपका क्या होगा, पात्र होगा साथियों। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात हम करें कि इसमें अपात्र कौन कौन से उद्यम हैं, कौन कौन से एंटरप्राइजेज इसके लिए अपात्र रहेंगे। सबसे पहला तो है कि टोबैको प्रोडक्ट और पान मसाला से जुड़े उत्पाद इस योजना में लाभान्वित नहीं हो सकते। दूसरा बात इसमें है कि यदि काऊ मीट प्रोसेस यदि आप करते हैं तो उसमें भी आप इसमें लाभान्वित नहीं हो सकते। तीसरा आप है कि यदि कोई रिटेल एक्टिविटीज या ट्रेड एक्टिविटीज या होलसेल एक्टिविटीज आप करते हैं तो भी आप इसमें पात्र नहीं है। चौथी बात इसमें है कि आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो भी इसी योजना में लाभान्वित नहीं हो सकते। और पांचवी बात यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के कानूनों के द्वारा कोई भी रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है वो इसमें लागू नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर हमने इन दोनों चीज़ों में देखी कि आप इन 4 चीज़ों को छोड़कर देश में कोई सी भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने वाले ही उद्यम इसके लिए पात्र हैं साथियों। अब कौन कौन से एलिजिबल एंटरप्राइजेज हैं, एलिजिबल एंटरप्राइजेज की बात करें हम। एलिजिबल एंटरप्राइजेज साथियों, एलिजिबल एंटरप्राइजेज की हम बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप सब जानते हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग वह होता है जो किसी उत्पाद का रूप परिवर्तन करता हो, एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब रूप परिवर्तन कैसे होता है, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के माध्यम से। अब प्रोसेसिंग कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आप कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपके पास में रॉ मटेरियल के रूप में गेहूं, चना, सरसों ये हो सकता है। तो उसका यदि रूप परिवर्तन आप आटे में, दाल में या तेल में कर देते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद कहलाता है साथियों। दूसरा हम बात करें सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या होता है कि सर्विस ऐसा सेक्टर होता है जो कुछ मॉडिफाइड करके, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग करके किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जहां होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। यदि आप किसी गुड्स में कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर देते हैं या मॉडिफाइड कर देते हैं तो वो सर्विस सेक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं तो कोचिंग में जो उत्पाद है आपका, मान लो किताब से आप किसी कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, किताब को अपने शब्दों में आपने मॉडिफाइड कर दिया और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति दे दी तो वो सर्विस एंटरप्राइजेज कहलाता है। और यदि इसको आप मैन्युफैक्चरिंग के रूप में लेके जाएं, किताब बनाना शुरू कर दिया आपने, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है साथियों। तीसरा हम बात करें सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर्स कौन से हैं? सनराइज सेक्टर्स ऐसे उभरते हुए क्षेत्र हैं जो राज्य में अभी स्थापित नहीं है या बहुत कम मात्रा में स्थापित है, लेकिन राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ को, राज्य के एम्प्लॉयमेंट्स को काफी मात्रा में बढ़ावा देते हैं। एमएसएमई उद्यम कौन से हैं? एमएसएमई उद्यम ऐसे उद्यम हैं जो बहुत कम मशीनों और उपकरणों में निवेश करने पर किसी देश के आय में, उत्पादन में, रोजगार में, निर्यात में बहुत बड़ा योगदान देते हों, वो एमएसएमई उद्यम है। स्टार्टअप्स कौन से हैं? स्टार्टअप्स ऐसे इकाइयां हैं जो शोध एवं विकास
नवाचार आधारित इकाइयां हैं और उन नवाचार आधारित इकाइयों के आधार पर वे रोजगार क्रिएट करते हों, देश की आय में, राज्य की आय में योगदान करते हों। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल इंफ्रा। इंडस्ट्रियल इंफ्रा वो सेक्टर्स हैं जो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में मदद करते हो, जो देश की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों को बढ़ावा देते हो और जिनकी वजह से ये चीजें चलती हो। जैसे मान लीजिए हम बात करें इकोनॉमिक इंफ्रा की, जिसमें आपके परिवहन है, ऊर्जा है, आपके सिंचाई के साधन है, आपके कम्युनिकेशंस मीन्स हैं, ये सारे के सारे हमारे देश में इंफ्रा हो सकते हैं। और बाकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स आपके हैं, तो इंडस्ट्रियल इंफ्रा में लॉजिस्टिक्स आते हैं। और छठा आपका R&D और GCC और टेस्टिंग लैब्स कौन से हैं? R&D और GCC और या टेस्टिंग लेबोरेटरीज वो उद्यम है, वो सर्विस एंटरप्राइजेज हैं जो किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और मानकता को ध्यान में रखते हो, गुणवत्ता और मानकता बनाए रखते हो, और जिनकी वजह से उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का डेवलपमेंट जबरदस्त होता हो। ये चीजें हमारे इसमें हैं। तो ये 8 सेक्टर्स हमारे हैं। तो अन्य पात्र उद्यमों में क्या रखा गया है इसमें साथियों? अन्य पात्र उद्यमों में आप देखेंगे तो अन्य पात्र उद्यमों में बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रखा गया है, FPOज को रखा गया है। आप जानते होंगे कि कंपनी एक्ट 1956 में जब बदलाव हुआ तो 2013 में एक फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस का उल्लेख किया गया। ये एक नया मैटर, एक नया आयाम स्थापित हुआ, जिसमें आप यूं समझ सकते हैं 200-250 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाकर वो कंपनी फसलें उगाती है। वही कंपनी आपकी रॉ मटेरियल तैयार करके उसकी वैल्यू एडेड के रूप में फैक्ट्रियां स्थापित करती है। तो वो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहें कि फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, FPCs, जो कोऑपरेटिव फर्म्स हैं हमारी फार्मर्स की, वो भी इसमें अलाउड है। तो ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत है और ये हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत ये शामिल किया गया है साथियों। अब हम बात करें कि रिप्स 2024 में इनको बेनिफिट्स जो दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज जो न्यू एंटरप्राइजेज के रूप में या एक्सपेंशन के रूप में आते हैं, तो 3 प्रकार के इसमें इंसेंटिव्स दिए गए हैं साथियों। राज्य सरकार की प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी क्या है साथियों? राज्य सरकार की प्रायोरिटी है राज्य सरकार की 3 प्रायोरिटी है साथियों। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन, पहला प्रोत्साहन हम बात करें, पहला सेक्टोरल नीड प्रोत्साहन है, सेक्टोरल नीड्स है। दूसरा हमारा स्टेट प्रायोरिटीज है और तीसरा कस्टमाइज्ड पैकेज है। ये राज्य सरकार के प्रोत्साहन है 3 प्रकार के। एक तो सेक्टोरल नीड्स है। सेक्टोरल नीड्स में सरकार ने 7 सेक्टर बनाए हैं। जैसे हमने अभी बात की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, MSME सेक्टर, आपके इंडस्ट्रियल इंफ्रा सेक्टर, आपके सनराइज सेक्टर्स, आपके स्टार्टअप्स, आपके R&D, GCC एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ये 7 सेक्टोरल्स हैं। ये सेक्टोरल नीड्स के आधार पर इनको इंसेंटिव्स दिया गया है। अब सेक्टोरल नीड्स में कौन कौन से प्रोत्साहन आपको दिए गए हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है साथियों। सेक्टोरल नीड्स में हम बात करें तो स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स दिए गए हैं। पहला इंसेंटिव है स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स। जो ये स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स किस पे दिया गया है? ये स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के रूप में दिया गया है, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के रूप में। अब स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स के बाद में क्या दिया गया है? इसमें टॉप अप किया गया है साथियों, टॉप अप। यदि आप अपने मानकों के अनुरूप कुछ ज्यादा सरकार के लिए कर देते हैं तो आपको टॉप अप मिलता है साथियों। इसमें टॉप अप के बाद में स्पेशल इंसेंटिव्स दिया गया है साथियों, स्पेशल इंसेंटिव्स। ये स्पेशल इंसेंटिव्स क्या है? ये स्पेशल इंसेंटिव्स आपका इंटरेस्ट सब्सिडी हो सकती है। ये स्पेशल इंसेंटिव्स आपका EPF ESI का रिम्बर्समेंट हो सकता है। इसके अलावा इसमें एग्जेम्पशंस दिए गए हैं साथियों, एग्जेम्पशंस किस किस में दिए गए हैं? स्टेट टैक्स में एग्जेम्पशंस दिए गए हैं,
आपके फीस में एग्जाम्शंस दिए गए हैं, आपके ड्यूटी में एग्जाम्शंस दिए गए हैं, या भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 269 से 272 तक की जो बातें हैं उसमें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये बातें इसमें हैं। ये हमारे सेक्टोरल नीड्स में इंसेंटिव्स हैं। दूसरा हमारे स्टेट प्रायोरिटीज है। अब स्टेट प्रायोरिटीज है तो स्टेट प्रायोरिटीज क्या है? स्टेट प्रायोरिटीज हमारी 3 प्रकार की स्टेट प्रायोरिटीज हैं साथियों। पहली प्रायोरिटी सरकार का यह है कि पर्यावरण संरक्षण हो। अब पर्यावरण संरक्षण यदि कोई यूनिट करती है तो उसको ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। दूसरी बात हमारी प्रायोरिटीज है कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे राज्य ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट्स होना चाहिए। तो इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव्स भी इसमें दिए गए हैं। तीसरी बात ये कहा गया है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स का डेवलप होना चाहिए। अब जब क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव्स दिया गया है। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव्स में क्या दिया गया है? कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव्स में आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिया गया है। आपको आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंसेंटिव्स दिया गया है। ये इंसेंटिव्स हमारे स्टेट प्रायोरिटीज है और स्टेट प्रायोरिटीज में एड ऑन किया गया है। एड ऑन है साथियों, ये एड ऑन मतलब आप स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स के अंतर्गत तो कैपिटल असेट्स कैपिटल इंसेंटिव्स तो लेंगे ही, उस असेट्स कैपिटल इंसेंटिव्स में भी आपको टॉप अप मिल सकता है, स्पेशल इंसेंटिव्स मिल सकता है। आपको स्पेशल इंसेंटिव्स के साथ ही आपको क्या मिल सकता है? एग्जेम्पशंस मिल सकता है। आप यदि स्टेट प्रायोरिटीज का ख्याल रखते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स ऐड ऑन भी हो सकते हैं। तीसरा हमारा कस्टमाइज्ड पैकेज है साथियों। ये कस्टमाइज्ड पैकेज यूं समझिए 500 करोड़ रुपए तक का आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड पैकेज मिल सकता है। आप यदि 3000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्लेटिनम इंसेंटिव्स मिल सकता है। आप यदि 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डायमंड इंसेंटिव, डायमंड पैकेज मिल सकता है, जो कुल आपकी वास्तविक निवेश का 40% तक हो सकता है। उस 40% में आपको टॉप अप भी मिल सकता है। ये हमारे स्टेट की प्रायोरिटीज है जिसके आधार पर हमें ये लाभ देने हैं आपको। हम आपके लिए बैठे हैं, इसलिए आप इन चीजों को देखिएगा। अब हम बात करें कि असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव, सेक्टोरल नीड प्रोत्साहन, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे 7 प्रकार के सेक्टर हैं। उस 7 प्रकार के सेक्टर्स में सबसे पहला जो लाभ है वो है परिसंपत्ति सृजन अनुदान, जिसको हम कहते हैं असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स। अब असेट्स क्रिएशन क्या होती है? यदि आप कोई मशीनरी या उपकरण, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के लिए खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो उस पर राजस्थान सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत लाभ दे रही है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज दिया जा रहा है जो सभी के लिए है। वो क्या है कि यदि आप निवेश अनुदान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में क्या दिया गया है? आप स्टेट जीएसटी जो आपका कटता है उसका रिएंबर्समेंट 7 वर्षों तक 75% तक आपको हो सकता है। यदि आपको यूं लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा कटता है, आपका टैक्स ज्यादा कटता है, तो आप क्या करेंगे? स्टेट जीएसटी में छूट लेंगे साथियों। यदि आपको लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा नहीं कटता और मैं क्या करूं, मैं कैपिटल सब्सिडी ले लूं तो मुझे ज्यादा लाभ हो सकता है, तो आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं साथियों। कैपिटल सब्सिडी, ये कैपिटल सब्सिडी कितना हो सकता है? ये कैपिटल सब्सिडी 13 से 28% अलग अलग स्लैब्स में दी गई है। आपको जो कुल कैपिटल जो आपने अर्जित की है उसका 13 से 28% तक आपको लाभ मिल सकता है। अब बताएंगे कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या लाभ मिल सकता है। दूसरा, आप 1.2 से आपको लगता है कि नहीं जी
कैपिटल सब्सिडी की बजाय तो मेरा प्रोडक्ट काफ़ी ज़बरदस्त है और मैं मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूं और मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़बरदस्त है, तो मुझे टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स लेना चाहिए। आप टीएलआईज ले सकते हैं साथी, और टीएलआईज 1.2% से 2% तक हो सकता है। अब अलग अलग स्लैब्स में ये अलग अलग बातें बताई गई है जिनको हमें जानने की आवश्यकता है साथियों। अब हम बात करें आपको कि ये कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, इनको जानने की आवश्यकता है। हाँ, अब टॉप अप इंसेंटिव्स क्या है? टॉप अप इंसेंटिव्स, अब टॉप अप में क्या देखेंगे आप? टॉप अप में देखेंगे 10 से 15% एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है साथियों। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, आप ने जो एम्प्लॉयमेंट सरकार को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में बताया और उसका आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो आपको 10 से साथियों मैं बात कर रहा था कि आपको टॉप अप इंसेंटिव्स मिल सकता है। ये टॉप अप इंसेंटिव्स कब मिलेगा? ये एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के रूप में हो सकता है, ये थ्रस्ट बूस्टर के रूप में हो सकता है, एंकर बूस्टर के रूप में हो सकता है, और ये इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में हो सकता है। 4 प्रकार के इंसेंटिव्स राजस्थान सरकार टॉप अप के रूप में दे रही है। अब टॉप अप कैसे होगा जी? टॉप अप ये होगा कि आप जो भी असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव आपने चूज किया है एसीआई, उसका 10% या 20% इसमें हो सकता है। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट बूस्टर की। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर में आप 10% एक्स्ट्रा वृद्धि करते हैं तो 75 का 10% 7.5 मतलब 82.5% आपको जीएसटी एसजीएसटी का पुनर्भरण हो सकता है। यदि आप 10% थ्रस्ट बूस्टर कौन से हैं? जो थ्रस्ट सेक्टर्स राजस्थान सरकार ने चूज किए हैं, 31 थ्रस्ट सेक्टर्स उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चूज किए हैं, उनको में आप जाते हो तो 10% आपको इसमें मिलेगा। मान लीजिए आप 13% कैपिटल सब्सिडी में है, तो 13% कैपिटल सब्सिडी में और आप थ्रस्ट सेक्टर में काम करते हैं तो 1.3% आपको थ्रस्ट बूस्टर का मिलकर 14.3% आपको ये लाभ कैपिटल सब्सिडी का मिल सकता है। मैं इसमें निवेश अनुदान की मैंने इसमें बात बता दी। यदि आपने ये चूज किया है तो आपको 22.5% हो जाएगा। यदि आप इसमें 13% ले रहे हैं तो ये आपका पूंजीगत अनुदान मिल जाएगा। तीसरा, यदि आप ने चूज किया एक साहब मैं तो एंकर बूस्टर के रूप में लाभ लेना चाहता हूं, एंकर बूस्टर के रूप में, एंकर बूस्टर कौन से होंगे? प्रथम 3 एंटरप्राइजेज जो सनराइज सेक्टर्स के हैं और राजस्थान में स्थापित हो रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? एंकर बूस्टर का लाभ मिल सकता है। 20% आपको एंकर बूस्टर का लाभ मिला। यदि आप 2% टर्म टीएलआई में है, टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव में है, और उसका 20% आपको एंकर बूस्टर का लाभ हुआ, तो 20 दूना 40, 0.4% आपको टीएलआई का एंकर बूस्टर मिल सकता है। मतलब 2.4% आपको टीएलआई का एंकर बूस्टर के रूप में लाभ मिल सकता है। मेरी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, जो एडवोकेट हैं, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, वो ये चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते होंगे और आप काफ़ी नामी गिरामी उद्यमी हैं, तो आप इस मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि राजस्थान सरकार किस प्रकार का यह लाभ दे रही है। और शायद आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल ही नहीं, किसी भी सरकारी कार्यालय में या कंसल्टेंसी में या एडवोकेट या सीए भी आपको इस प्रकार की राय बिल्कुल मुखरता के साथ नहीं दे पाएंगे। और मैं बिल्कुल आधिकारिक तौर पर यह बात आपसे कह रहा हूं साथियों। तो ये बातें आप समझिए। तीसरा 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है। अब इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? ये भी टॉप अप है। अब टॉप अप जहां मान लीजिए आपने कैपिटल सब्सिडी 14.3% तो यहां ले ली, और आप इंटरेस्ट सब्सिडी और लेना चाहते हैं, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपका 50 करोड़ का लोन था, 50 करोड़ के लोन पर आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी 5 वर्षों के लिए मिल रही है, तो कैसा लगेगा साथियों आपको? 50 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी पे निवेश का पहले सालाना 25 लाख रुपए आपको पहले वर्ष में मिलेगा साथियों।
और जब आप रीपेमेंट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो दूसरे साल आपका ये 20 लाख रुपए हो जाते हैं, तीसरे साल 15 लाख हो जाते हैं, चौथी साल आपका 10 लाख का, और पांचवी साल आपका 5 लाख का। एक मोटा मोटा मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो आप 5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी कितना ले सकते हैं, 75 लाख रुपए आप इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में हमसे लाभ ले सकते हैं साथियों। एक मोटी मोटी जानकारी हम ये दे रहे हैं। तो ये टॉप अप इंसेंटिव्स के रूप में आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, हम स्पेशल इंसेंटिव्स आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं साहब मैं तो स्पेशल इंसेंटिव्स लूंगा, बिल्कुल आपको हक है, आपको लेना चाहिए स्पेशल इंसेंटिव्स। हम दे रहे हैं, राजस्थान सरकार आपको दे रही है स्पेशल इंसेंटिव। अब स्पेशल इंसेंटिव्स में क्या है साथियों, स्पेशल इंसेंटिव्स में ये है, आप बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, आप 50 करोड़ से ज्यादा का आप निवेश कर रहे हैं राज्य में, और आप राज्य में रीको से भूखंड खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने राजस्थान सरकार के साथ एमओयूज किया है, तो आपको डायरेक्ट भूमि अलॉट की जा रही है रीको के द्वारा। जो रीको की एक रिजर्व प्राइस होती है, उसी रेट पर आपको विदाउट ऑक्शन आपको जमीन मिल रही है। पहला फायदा तो ये हो गया आपको। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपको रिजर्व प्राइस पे आरक्षित दरों पर भूमि मिल गई, उसका 25% आपने भुगतान कर दिया, और 75% की राशि रीको के नियमों के अनुरूप अभी आपको 11 किस्तों में, मतलब 33 माह में चुकानी होती थी 8.5% ब्याज दर पर। लेकिन सरकार ने यह किया है कि यदि हमारे राज्य में कोई 50 करोड़ से ज्यादा निवेश करता है, तो उसका जो लैंड का पेमेंट है, रीको के द्वारा जो प्लॉट दिया गया है, उसका लैंड का पेमेंट हम क्या करेंगे, 3 वर्ष में न लेकर 10 वर्षों में लेंगे, वो भी मात्र 8% ब्याज दर पर। आपको कैसा लगेगा यदि हमारे राज्य में यदि आप निवेश करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और करौली जिले में निवेश करते हैं तो और भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप करौली में निवेश करते हैं तो आपको रीको के भूखंड पर क्या मिलेगा, 75% राशि 10 सालों में आपको अदा करनी है मात्र 8% पर, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आप साल भर में करौली जिले में लैंड लेकर उत्पादन शुरू कर देते हैं, तो हम 50% जो आपकी कॉस्ट आई है लैंड की, वो भी आपको वापस अदा कर देंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स करौली जिले के लिए है, तो आप करौली में निवेश कीजिए। दूसरा बात है पावर इंटेंसिव बेनिफिट्स। ये पावर इंटेंसिव बेनिफिट्स क्या है? पावर इंटेंसिव बेनिफिट्स बेसिकली आप यदि कोई बड़ी कंपनी लगा रहे हैं, तो आपको एक कैप्टिव पावर प्लांट खुद का स्थापित करना होता है। आप सब लोग जानते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट बड़ी कंपनियां अपना खुद का रखती है, ताकि 24/7 आवर अनइंटरप्टेड बिजली मिल सके। आप सोलर पावर प्लांट के रूप में रख सकते हैं, आप विंड एनर्जी पावर प्लांट के रूप में रख सकते हैं, आप बायोमास प्लांट के रूप में रख सकते हैं, आप थर्मल पावर प्लांट के रूप में रख सकते हैं, आप गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह काम कर रही है, तो आप ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप ऐसे कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करते हैं, तो उस पर जो या तो SGST लगेगा या फिर वैट लगेगा। वैट ऐसे उसमें लगता है, मान लीजिए आप पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ा हुआ कोई पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, उस पर वैट लगता है आज भी, तो उस वैट में 5% का बेनिफिट्स और देंगे हम। 75% तो स्टेट GST में दे ही रहे थे, 5% की यहां पर भी आपको छूट दे रहे हैं। दूसरी बात आप कैप्टिव पावर प्लांट में जितना भी आपका निवेश हुआ है, जितना भी आपने पैसा लगाया है, उसका 51% पैसा हम क्या कर रहे हैं, आपका जो रियल निवेश है, जिसको हम EFCI बोलते हैं साथियों, EFCI मतलब एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें आपका 51% जो लागत का जुड़ जाइएगा। मान लीजिए आपकी EFCI हमने 80 करोड़ रुपए तय की, 80 करोड़ में से आप 80 करोड़ के साथ में जो कैप्टिव पावर प्लांट है आपका, वो कैप्टिव पावर प्लांट की कॉस्ट कितनी आई? उस कैप्टिव पावर प्लांट की कॉस्ट आपके मान लीजिए 10 करोड़ रुपया आई। अब 10 करोड़ में से 5.1 करोड़ रुपया आपका इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाएगा, मतलब आप 85.1 करोड़ रुपए तक
के लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि ईएफसीआई का मतलब ये होता है कि जितना आपने निवेश किया है उतना बेनिफिट्स आप 7 सालों में ले सकते हैं साथियों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा एक बेनिफिट स्पेशल इंसेंटिव्स में यहां दिया जा रहा है मदर एंसिलरी इकाइयों को। आप यदि कोई आपके बड़ी कंपनियां हैं, आप हीरो को मान लीजिए, होंडा को मान लीजिए, अडानी विल्मर को मान लीजिए, विजय सोलवेक्स को मान लीजिए, या यूं कहें कि आप बहुत बड़ा एनटीपीसी मान लीजिए, ऐसे यूनिट 50 किलोमीटर की परिधि में यदि उसकी एंसिलरी यूनिट लगती है तो आप क्या करिएगा, उस एंसिलरी यूनिट में जो निवेश हुआ है वो निवेश भी हम रियल इन्वेस्टमेंट में जोड़ देते हैं। मान लीजिए मैं करौली जिले में पोस्टेड हूं, मैं करौली जिले के निवेश की बात करता हूं। मान लीजिए यदि होंडा कंपनी क्या करती है, निवेश करती है करौली जिले में। चलो होंडा तो क्यों आएगी हमारे पास में, हमारे पास आयरन एंड स्टील की कंपनियां आ सकती है। हमारे यहाँ टिस्को, टाटा स्टील की बात करेंगे, बात करने में कुछ नहीं जाता, बात करेंगे तो ही आएगा। आयरन स्टील की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये बात टाटा स्टील तक पहुंचनी चाहिए, ये बात टिस्को तक पहुंचनी चाहिए, ये बात इसको तक पहुंचनी चाहिए, ये बात हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों तक पहुंचनी चाहिए जो स्टील, आयरन एंड स्टील में कामकाज कर रही है। यदि टाटा स्टील हमारे करौली जिले में निवेश करती है तो करौली जिले में निवेश करती है तो टाटा स्टील अपना प्लांट लगाती है, मान लीजिए 10,000 करोड़ का प्लांट लगा रही है, 10,000 करोड़ का प्लांट आयरन एंड ओर के उत्खनन के साथ में उसका कास्टिंग करती है। मतलब आपने ढलुआ लोहा, पिटुआ लोहा सुना ही होगा, कास्टिंग करती है, मोल्डिंग करती है। तो ये कामकाज यदि आयरन एंड स्टील करती है यहाँ पर, तो इसके अलावा जो करौली जिले में 50 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी यूनिट्स लगती है उसकी, वो यूनिट्स क्या करती है, टाटा स्टील को सप्लाई करती है। कोई नट बोल्ट सप्लाई करती है, मान लीजिए कोई छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करती है, रोड राड जो होती है वो बनाकर सप्लाई करती है, ये चीजें सप्लाई करती है। तो वो छोटी छोटी इकाइयों द्वारा किया गया निवेश भी आयरन एंड स्टील के ईएफसीआई में काउंट होगा। मान लीजिए 10,000 करोड़ की तो टिस्को ने अपना निवेश किया और 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसकी एंसिलरी यूनिट्स ने कर दिया, तो 11,000 करोड़ तक का लाभ लेने में सक्षम हो सकती है और उसको प्लेटिनम कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ मिल सकता है। प्लेटिनम कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ क्या मिलेगा, जो 11,000 करोड़ का 40% तक और साथ में 15% तक उसको बूस्टर भी मिल सकता है। 40 का 15% मतलब 44% तक उसको लाभ मिल सकता है। इसलिए गणित आपकी मजबूत होनी चाहिए साथियों। यदि हमारे साथ आप जुड़ते हो तो आपकी गणित बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं बहुत नामी सुधी और विद्वत जनों से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप टैक्स एडवोकेट्स हैं और आप एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में हमारे उद्योग जगत के साथी अधिकारी भी हैं जो काफ़ी अच्छी गणित रखते हैं अपने। तो ये बेसिक्स चीज़ें होगी। अब हम बात करें कि आपको एग्जाम्पशंस रिइंबर्समेंट क्या मिलेगा। एग्जाम्पशंस रिइंबर्समेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट 7 वर्षों के लिए मिलेगी। आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के अंतर्गत इम्पोज की जाती है संबंधित राज्य के द्वारा। वैसे तो स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट्स इसका ओवरऑल नोडल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स इसको वसूलता है। ये 40 पैसे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाती है। जितना आपकी बिजली का कंजम्पशन होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। तो ये बेनिफिट्स आपको 7 वर्षों तक मिलता है। दूसरा, आप यदि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको मंडी शुल्क देना पड़ता है। साथियों, आप यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 1954 राजस्थान का, राजस्थान एपीएमसी एक्ट है साथियों, उस राजस्थान एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत यदि आप जीन्स की खरीद फरोख्त करते हैं तो एपीएमसी के द्वारा जीन्स का 1.6% आपका क्या लगता है, मंडी शुल्क लगता है। 1.6% साथियों, ये 1.6% राशि आपको 100% 7 वर्षों तक, अभी तक तो माफ होती थी, लेकिन अभी आपसे पैसा लिया जाएगा और बाद में क्लेम करेंगे तो वापस हम लौटा देंगे आपको।
ये आपका 7 वर्षों तक पुनर्भुगतान होगा, पुनर्भरण होगा। तीसरा, आप स्टैम्प ड्यूटी या कन्वर्जन चार्जेज में छूट लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई अपनी लैंड का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसमें एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो 6% तो स्टैम्प ड्यूटी होती है। राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 के अंतर्गत स्टैम्प ड्यूटी 6% इम्पोज की जाती है। स्टैम्प ड्यूटी आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 में केंद्र द्वारा लगाई गई है, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और राज्यों द्वारा ही यूज करने के लिए रख दिया गया है। ये स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है। तो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, लेकिन स्टेट में क्या कर रहा है कि जो लैंड मामले हैं, एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए या आवासीय लैंड से जुड़े हुए, ये स्टैम्प ड्यूटी कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। बाकी कुछ एक स्टैम्प ड्यूटी को केंद्र सरकार ने अपने पास रख रखा है। भारतीय संविधान में क्लियर कट ये बातें हैं। तो इस राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 के अंतर्गत 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है साथियों। और यदि महिला अभ्यर्थी है, महिला यदि लैंड होल्डर है, तो उसको 5% लीज पर स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। इसके अलावा आपको 30% सेस देना होता है, जिसको हम काऊ सेस कहते हैं। तो 6% का 30% कितना हुआ? 1.8% साथियों। मतलब 7.8% आपको क्या देना होगा? स्टैम्प ड्यूटी कम सेस देना होता है। सेस का उल्लेख आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 में सेस एंड सरचार्ज का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सेस एंड सरचार्ज से वसूल की गई राशि यदि केंद्र सरकार वसूलता है या राज्य सरकार वसूलता है तो वह राज्यों को वितरणीय नहीं होगी और क्रमशः स्टेट के लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी वितरणीय नहीं होगी साथियों। तो ये हमारा स्टैम्प ड्यूटी का मामला। इसी तरीके आप कन्वर्जन चार्जेस लेते हैं। अब कन्वर्जन चार्जेस क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का है, उसका एक रूल है कन्वर्जन रूल, लैंड कन्वर्जन रूल 1961। उसमें 2007 में अमेंडमेंट्स हुए, 2019 में अमेंडमेंट्स हुए। उसके अंतर्गत कन्वर्जन होता है। यदि आप एग्रीकल्चर को कमर्शियल लैंड में चूज करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्जन कराना चाहते हैं, इस तरीके से आप कन्वर्जन कराना चाहते हैं, तो डीएलसी रेट, या तो डीएलसी रेट का क्या होता है? 5%, 7%, 10% तक वो डीएलसी रेट का कन्वर्जन चार्जेज लगता है। उसमें भी हम 100% की छूट और पुनर्भरण देते हैं। ये छूट और पुनर्भरण का मतलब है कि छूट तो 75% तो हाथों हाथ दे देते हैं, और यदि एक निर्धारित टाइम फ्रेम वर्क में 3 साल में अपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो 25% का रिम्बर्समेंट भी हम आपको कर देते हैं। तो ये हम दे रहे हैं आपको किसके अंतर्गत? असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के अंतर्गत हम 3 प्रकार के बेनिफिट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। अब हम बात करें मुझे लगता है आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी हमारी। अब हम बात करते हैं स्टेट प्रायोरिटीज की। मैं एक ओवरऑल बातें आपको बता दूं। पहले तो हमने बात की कि आपको असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स एसीआई, एसीआई मिल रहा है आपको किस रूप में? स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स के रूप में, स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स के रूप में। इस स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स पर आपको क्या मिल रहा है? इस पर आपको टॉप अप मिल रहा है साथियों। इस पे आपको स्पेशल इंसेंटिव्स मिल रहा है साथियों, स्पेशल इंसेंटिव्स मिल रहा है। इस पे आपको एग्जेम्पशंस मिल रहा है साथियों, एग्जेम्पशंस मिल रहा है, एंड रीइंबर्समेंट हो रहा है। ये छूटें आपको ये इसमें मिल रही है। अब हम दूसरी बात करें इसमें स्टेट प्रायोरिटीज की साथियों। अब स्टेट प्रायोरिटीज क्या है हमारी? अब स्टेट प्रायोरिटीज, हम स्टेट प्रायोरिटीज की बात करें और ग्रीन में बात नहीं करें तो फिर क्या मतलब निकला? स्टेट प्रायोरिटीज देखिए, हाँ जी, स्टेट मतलब राज्य की प्राथमिकता क्या है? स्टेट प्रायोरिटीज में आपका एड ऑन होगा साथियों, एड ऑन। इसमें हम जो स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स हैं इसमें हम एड ऑन कर सकते हैं साथियों, एड ऑन। अब एड ऑन क्या करना है आपको?
एड ऑन के रूप में आपको 3 प्रकार के वो चीजें हैं। एक तो ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव है साथियों, ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव। अब ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स में आपको क्या मिलेगा? ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स में रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स को प्रोत्साहन है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी, आरई। आरई में क्या क्या है आपके? आरई में आपके सोलर है, आरई में आपके विंड है, आरई में आपके बायोमास है, आरई में आपके बीईएसएस है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये आपके आरई में है। अब आरई में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट मिलेगी 7 वर्षों तक। 100% आपको स्टैम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन में छूट और पुनर्भरण मिलेगा। पहला बेनिफिट्स तो ये हो गया। दूसरा, आप कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं या कंसेंट टू ऑपरेट लेते हैं साथियों। अब कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट लिया जाता है राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। राजस्थान स्टेट कंट्रोल बोर्ड क्या करता है आपका? राजस्थान स्टेट कंट्रोल बोर्ड वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत आपको कंसेंट देता है एस्टेब्लिशमेंट करने की, आपको ऑपरेट करने की कंसेंट देता है। तो उस पर जो फीस लगती है उसका 100% आपको क्या है? छूट दिया जा रहा है इसमें। तीसरी बात, जब आप सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाते हैं, आप सोलर प्लांट लगाते हैं, आप विंड एनर्जी लगाते हैं, आप बायोमास लगाते हैं, बीईएसएस लगाते हैं, एक क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगता है और एक एडिशनल सरचार्ज लगता है। टीएसएस और एएस सरचार्ज हमारे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स पर लगता है। उसमें 100% की छूट 7 वर्षों के लिए दी जा रही है। बहुत बड़ा बेनिफिट है क्रॉस सब्सिडी सरचार्जेज के रूप में और एडिशनल सब्सिडी सरचार्ज के रूप में। अब दूसरा एक ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेज। ये ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेज आपके सोलर पावर प्लांट्स पे लगते हैं, विंड एनर्जी पावर प्लांट पे लगते हैं। ये बेसिकली 100% की छूट इसमें भी दी गई है। और 2030 तक हमारा ये विचार है कि हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में बहुत बड़ी अव्वल दर्जा कर लेंगे, इसलिए 2030 तक ये लाभ दिया जा रहा है। आप जल्दी जल्दी लगाएंगे तो आपको 5 साल तक लाभ मिलेगा, मैक्सिमम 2030 तक ही ये बैंकिंग एंड व्हीलिंग सरचार्ज के रूप में आपको लाभ मिल रहा है साथियों। अब दूसरा, पहला तो हो गया आपका ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन में आपका सोलर एनर्जी हो गया, आरई यूनिट्स को है। दूसरा एमसेंड यूनिट्स को है साथियों, एमसेंड यूनिट्स को लाभ है। एमसेंड यूनिट आप लगाते हैं, आपको पता है कि सरकार एमसेंड पॉलिसी 2024 लेकर आई और एमसेंड पॉलिसी 2024 में ये बात कही गई है कि आपको रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ दे होंगे। अब रिप्स 2024 के अंतर्गत क्या लाभ दे होंगे? तो पहला लाभ तो ये कि आप एसीआई लेते हैं, एसीआई में स्टेट जीएसटी का 75% छूट 7 वर्षों तक दिया जा रहा है। एसीआई में केवल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आपको मिल रही है। दूसरा, आपको स्पेशल इंसेंटिव्स में जो ईपीएफ ईएसआई आप एम्प्लॉइज जहां लगाएंगे उसका एक ईपीएफ करता है साथियों और एक ईएसआई करता है। ईपीएफओ एक्ट 1952 के अंतर्गत 12% करता है और ईएसआईसी एक्ट 1948 के अंतर्गत ये 4% तक आपका ईएसआई करता है, जिसमें आधा योगदान कितना होता है? इतना ही योगदान एम्प्लॉइज का होता है, उतना ही एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉयर का योगदान जब करता है तो ईएसआई में उसको क्या होती है कि सामाजिक सुरक्षा मिलती है। यदि हेल्थ इश्यूज वगैरह जो आ जाते हैं तो उसमें उसको लाभ मिलता है, मतलब हेल्थ बीमा है एक तरीके से। दूसरा, पीएफ भविष्य की सुरक्षा है इसमें, ईपीएफ का। इसी से आगे की आपकी पेंशन बनती है साथियों। तो ये ईपीएफ और ईएसआई में जो एम्प्लॉयर योगदान करता है, आपका तो खुद का कटेगा ही यदि आप कर्मचारी हैं तो, लेकिन यदि आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर है तो जो फीस जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए उसका 50% हम रियम्बर्स कर देंगे आपको 7 सालों तक, जो भी आपने एम्प्लॉयज लगाए हैं। ये ईपीएफओ एक्ट 1952, ईएसआईसी एक्ट 1948 के अंतर्गत किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं फंड रेजिंग इंसेंटिव्स। फंड रेजिंग, अब फंड रेजिंग इंसेंटिव्स में क्या है? यदि आप एमसेंड यूनिट है और एमसेंड यूनिट भी कौन सी बड़ी वाली एमसेंड यूनिट है जिसकी 5 करोड़ से अधिक की क्या हो? नेटवर्थ हो। आप 5 करोड़ से अधिक की नेटवर्थ रखते हैं, आप कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी
फर्म के रूप में रजिस्टर्ड हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, और शेयर बाजार के माध्यम से आप पूंजी जुटाना चाहते हैं, तो पूंजी जुटाने से पहले आपको सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड होना पड़ता है साथियों। अब एनलिस्टेड यदि आप होते हैं तो आपको एनलिस्टेड पर क्या मिलेगा? एनलिस्टेड पे जो कॉस्ट आएगी आपकी, आप डीमेट अकाउंट्स खुलवाते हैं, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, आप आईपीओ जारी करते हैं, आप सेबी में रजिस्टर्ड कराते हैं, तो फंड रेज करते हैं, तो उसमें जो भी कॉस्ट आएगी उसका 50% या 5 लाख रुपए तक का हम आपको क्या कर देंगे? छूट दे देंगे, वापस आपको लौटा देंगे, रिम्बर्स कर देंगे साथियों। दूसरा हम बात करें कि छूट में 100% स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेज में ये छूट दिए जा रहे हैं, तो ये ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम इसको बात करें साथियों, इसके अलावा आप एमएसएमई यूनिट है, आप एमएसएमई की बात करें, क्योंकि ये बेनिफिट्स तो सभी को मिल रहे हैं ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन में। एमएसएमई हमारे देश में 90% एमएसएमई लगेगी, तो एमएसएमई में क्या बेनिफिट्स है ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन में? ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन आप ले सकते हैं एमएसएमई को, एमएसएमई वाले को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सब्सिडी मिल रही है साथियों। यदि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ईटीपी लगाते हैं, यदि आपकी यूनिट वाटर पोल्यूशन करती है या फिर कोई ऐसा कामकाज करती है जिसमें केमिकल और वाटर का मिलन होता है, तो आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपको लगाना होगा वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत। और आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेडएलडी बेस्ड ईटीपी लगाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई जीरो बेस्ड लिक्विड डिस्चार्ज हो, कोई किसी प्रकार का केमिकल सीईटीपी में भी नहीं पहुंचे, वो आप लगाते हैं। आप एनवायरमेंटल की सीटी या सीटीओ लेते हैं, आप कोई पोल्यूशन मेजर्स इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, आप कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 1 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट्स एमएसएमई को दिया जा रहा है इनकी स्थापना पर। 50% या 1 करोड़ तक, 50% या 1 करोड़ तक लाभ दिया जा रहा है। और साथ ही में इसमें यह कहा गया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन का भी लाभ है 6% का। 50% तक का तो आपको लाभ मिलेगा ही, साथ में 6% इंटरेस्ट सबवेंशन भी इसमें दिया गया है। ये एमएसएमई को स्पेशल प्रावधान है जो आपको याद रखने चाहिए ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन के रूप में। अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं निर्यात प्रोत्साहन के रूप में हमारा जो बड़ा बेनिफिट्स है वो क्या है? अब निर्यात कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात को हम लेते हैं। पहला तो हमारा क्या हुआ स्टेट प्रायोरिटीज में साथियों, स्टेट प्रायोरिटीज में हमारा ग्रीन ग्रोथ सॉल्यूशन है साथियों, ग्रीन ग्रोथ। दूसरा हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन है साथियों, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन की हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि यदि कोई प्रथम बार निर्यातक है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर अपना निर्यात करता है, तो उसको जो फ्रेट चार्ज होगा, फ्रेट मतलब माल भाड़ा, फ्रेट चार्ज का 25% या 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष आपको लाभ दे होगा, प्रतिवर्ष लाभ दे होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आपका आईईसी कोड जारी होना चाहिए, आप आरसीएमसी होना चाहिए, और राजस्थान की आरपीसीसी है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन का लाभ मिलेगा साथियों। ये हमारी स्टेट प्रायोरिटीज है, क्योंकि हम ये चाहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी हमने कहा है कि 83,000 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट होता है, इसको हम 1.5 लाख करोड़ करना चाहते हैं 2029 तक। तो ये चीजें हो गई। तीसरा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। कैपेबिलिटी देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज तभी डेवलप होगी जब हमारे लेबर है वो स्किल्ड होंगे,
जब हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी एनहेंसमेंट होगा तो ये चीजें हमारी क्या होगी, कैपेबिलिटी डेवलप होगी। अब सरकार का विजन, सरकार की प्रायोरिटीज ये है कि यदि आप स्किल होते हैं तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज को राज्य सरकार क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। यदि आप एमएसएमई श्रेणी में हैं तो आपको प्रति एम्प्लॉय जो भी लागत आई उसका 50% या अधिकतम 20 से 40 हजार रुपए तक का बेनिफिट्स मिल सकता है प्रति माह। मतलब आपने जो किसी एम्प्लॉयज पे लागत की आई तो 50% या अधिकतम 20 हजार तो माइक्रो एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, 30 हजार स्मॉल के लिए और 40 हजार रुपए मीडियम एंटरप्राइजेज के उद्यमी के स्किल डेवलपमेंट पे पर मंथ सरकार आपको देगी। कितने दिन की ट्रेनिंग्स होती है आप सब लोग जानते हैं, 3 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, अधिकतम 12 महीने के स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, आप यदि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है या सनराइज है या स्टार्टअप्स हैं आप, तो आपको 50% और अधिकतम 6 माह तक 4 हजार रुपए पर मंथ प्रति कार्मिक या 20 कार्मिक अधिकतम प्रति यूनिट को लाभ दिया जा सकता है और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति कार्मिक ये हो सकता है साथियों। मतलब सरकार का फोकस देखिए कि यदि आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में एनहेंसमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने वाले हमारे एम्प्लॉय काफ़ी स्किल्ड हों, तो उनको भी सरकार एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग कॉस्ट का 50% रिम्बर्स कर रही है। दूसरा, आप आईपीआर सृजित करते हैं, आईपीआर, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होनी चाहिए, लेकिन वो सर्विसेज किससे हो, स्किल लेबर जनरेट करे तो वह क्या बात है। यदि वो गुड्स आपकी जो जनरेट हो रही है या सर्विसेज जो आप जनरेट कर रहे हैं वो आपकी मौलिक हो, ओरिजिनलिटी हो, जिसमें न्यू हो, क्रिएटिविटी हो, तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं, आप उसका डिजाइन करा सकते हैं, आप उसका कॉपीराइट करा सकते हैं, आप उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं, आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्का ले सकते हैं। यदि आप ऐसा लेते हैं और आप आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से ये कामकाज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 50% या अधिकतम 1 करोड़ तक का आपको लाभ मिल सकता है। मतलब आप इसमें क्या कर रहे हैं, आरएनडी कर रहे हैं या आप आईपीआर ले रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का लाभ या 50% जो भी कॉस्ट आई है उसका लाभ आपको मिल सकता है। ये हमारे बेसिकली स्टेट प्रायोरिटीज की विशेषता है। तीसरा हमारा पैकेज है कस्टमाइज्ड पैकेज साथियों। कस्टमाइज्ड पैकेज को हम जाने साथियों, तीसरा कस्टमाइज्ड पैकेज। कस्टमाइज्ड पैकेज की बात करें, तीसरी प्रायोरिटी है कस्टमाइज्ड। अब हम कस्टमाइज्ड पैकेज की जहां बात करते हैं तो पहली बात तो ये आती है कि आपका कस्टमाइज्ड पैकेज किनको मिलेगा, जिनका 500 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश कर रहे हैं वो राज्य में, वो कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए पात्र होंगे। अब कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए पात्र होंगे तो क्या होगा साथियों, इसमें कस्टमाइज्ड पैकेज का मतलब ये होता है कि इसको ना तो डीएलएससी के द्वारा आपके इंसेंटिव्स अप्रूवल होंगे, ना आपके एसएलएससी के द्वारा अप्रूवल होंगे, ये आपके ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट बीओवाई के द्वारा या राज्य सरकार की कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। तो इसमें कम से कम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 40% आपको इसमें लाभ मिल सकता है। मतलब आपको 200 करोड़ रुपए तक का लाभ सरकार दे सकती है इसमें। यदि आप 1000 करोड़ का गोल्ड पैकेज में निवेश करते हैं और 800 प्लस लोगों को रोजगार देते हैं तो आपको 40% तो आपको मिलेगा ही, जैसे 400 करोड़ तो मिलेगा ही, लेकिन इसका 400 करोड़ का भी 20% मतलब 80 करोड़ रुपए आपको क्या मिल सकता है, बूस्टर पैकेज मिल सकता है। मतलब 480 करोड़ तक का आपको लाभ मिल सकता है साथियों। इसी प्रकार से यदि आप
3,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करते हैं और 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, तो आपको क्या मिलता है कि 20% बूस्टर पैकेज मिलेगा, लेकिन ये 2.5 से 3% जो आपने निवेश किया गया है उसका वार्षिक अनुदान होगा, 2.5 से 3%। इस प्रकार के ये कस्टमाइज्ड पैकेज में लाभ दिए गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रिप्स योजना में 3 प्रकार के बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। पहला सेक्टोरल नीड्स इंसेंटिव्स, दूसरा स्टेट प्रायोरिटीज और तीसरा कस्टमाइज्ड पैकेज इंसेंटिव्स। अब ये 3 पैकेज काफी बड़े मायने रखते हैं। सेक्टोरल नीड्स में हमने 7 प्रकार के सेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें से प्रमुख सेक्टर के रूप में हम एमएसएमई सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सनराइज, हमें इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जीसीसी, हाँ, इनके बारे में, या स्टार्टअप्स को हमने एक छोटे से उसमें रखा है, बाकी एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस किया है। तो एमएसएमई उद्यमों के लिए हमें क्या क्या छूट दी गई है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है साथियों। अब एमएसएमई के लिए क्या होगा, एमएसएमई यदि कोई बेनिफिट्स लेना चाहती है, यदि वो विनिर्माण या सेवा क्षेत्र के बेनिफिट्स लेना चाहती हैं, तो उसमें स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं कि आपको कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है, कैपिटल सब्सिडी वहां मिल सकती है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स मिल सकता है, या जीएसटी में छूट मिल सकती है। 3 प्रकार में से एक ऑप्ट करना पड़ेगा। और एमएसएमई में केवल 2 सेक्टर्स में ही पूंजीगत अनुदान की बात कही गई है। तो आपको लगता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में जाने से फायदा होगा, लेकिन वो केवल 50 करोड़ से अधिक के निवेश वाले या 25 करोड़ से अधिक के सेवा क्षेत्र वाले उद्यमों को ही दे है। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि आप एमएसएमई हैं और 25 करोड़ से ज्यादा निवेश करते हैं, यदि आप सर्विस एंटरप्राइजेज हैं तो कोई जरूरत नहीं है 50 करोड़ की, आप सर्विस एंटरप्राइजेज है तो कोई जरूरी नहीं है 25 करोड़ न्यूनतम निवेश हो। और यदि आप पर्यटन इकाई हैं साथियों, पर्यटन इकाई है और पर्यटन इकाई में 10 करोड़ तक का भी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप चूज कर सकते हैं एसीआई में, असेट्स कैपिटल इंसेंटिव्स में क्या कर सकते हैं आप, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स में आप एसजीएसटी ऑप्ट कर सकते हैं, आप कैपिटल सब्सिडी ऑप्ट कर सकते हैं, या आप टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स छोटे एमएसएमई उद्यमों को भी दिया गया है साथियों। अब बात करें कि इसमें भी वही पैकेज है, उन पैकेजों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रोत्साहनों के प्रकार की, यहाँ भी वही बेनिफिट्स हैं, उसी प्रकार के बेनिफिट्स दिए गए हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है साथियों। अब क्या बात करें इसमें, सबसे पहले बात करें कि इंसेंटिव्स, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स की बात करें हम, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स की। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स में वही इंसेंटिव्स है, एक तो स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स है, दूसरा इसमें क्या है आपका टॉप अप है, तीसरा आपका क्या है इसमें एड ऑन है, और चौथा इसमें क्या है स्पेशल इंसेंटिव्स है, पांचवा इसमें क्या है आपका एग्जेम्पशंस है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स एक ही मोड पर एमएसएमई को दिए जा रहे हैं। क्या कोई हमारे जो सीए हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे उद्योग जगत के अफसर हैं, उद्योग विभाग के अफसर हैं, उन बातों को समझिए कि एमएसएमई को भी ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स मिल रहा है, स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स पे भी आपको टॉप अप मिल रहा है, आपको एड ऑन मिल रहा है, आपको स्पेशल इंसेंटिव्स मिल रहा है, और आपको एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें कि स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स में क्या है। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स में आपको 2 प्रकार के स्टेट इंसेंटिव्स हैं। एक तो आपका है एसजीएसटी का पुनर्भरण 75% है, 7 वर्षों के बजाय 10 वर्षों तक आप स्टेट जीएसटी का रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपोजिटेड का आपने बकाया है या जमा कराया गया है उसका 75% आपका स्टेट जीएसटी में छूट मिलेगी साथियों। दूसरा आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। ये लेकिन कैपिटल सब्सिडी 2 ही सेक्टर्स में दिया गया है। एक तो प्लास्टिक प्रोडक्ट आप बनाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर दिया गया है, क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इसलिए हमारी जरूरी है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। आप प्लास्टिक प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव्स में क्या करते हैं, अल्टरनेटिव में आप ग्रेडिंग करते हैं,
ग्रेडिंग हो गया, ग्रेडिंग से आप करके ग्रेनुअल बनाते हैं, ग्रेनुअल आपका HD, PP, LD के रूप में हो सकता है। अब ग्रेनुअल्स का आप क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, और मोल्डिंग करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर वो वापस ग्रेडिंग के चला जाता है, तो रिसाइकलिंग होता है। इसका 3R का यूज करके आप करते हैं। अल्टरनेटिव क्या होगा, 3R का यूज हो सके वो प्लास्टिक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होंगे। बातों को समझिए। मैं हमारे उद्योग अफसरों से भी, उद्योग विभाग के अफसरों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी बातों को समझिए। यदि आप मेरी बातों को समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से उद्यमियों को समझा पाएंगे, और जब आप उद्यमी समझ जाएंगे तो समझ लो कि हमारे राज्य का विकास स्वतः ही हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कराना हमारा मोटो होना चाहिए साथियों। आप मेरे कार्यालय में आइएगा, मैं हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे भी यही कहूंगा, और उद्यमियों से भी कहूंगा कि हमारे ऑफिस में आइएगा। हमारी ऑफिस की टैगलाइन ये बताई गई कि है, वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक उत्पादन ही देश में निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, निर्यात आदि सृजित कर सकता है। मतलब आप रियल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए आप ट्रांसफरेबल इनकम से बचिए। मैं कहता हूं कि ट्रांसफरेबल इनकम मतलब स्थानांतरित आय। इकोनॉमी की भाषा में स्थानांतरित आय क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं करती वरन एक रूप से दूसरे रूप में वैसे फरलों में चली जाती है, फ्री फंड में चली जाती है, जिसको मैं कहना नहीं चाहता, दलाली में चली जाती है, घूसखोरी में चली जाती है, रिश्वतखोरी में चली जाती है। उस ट्रांसफरेबल इनकम को बचिए। आप यदि कोई कामकाज करते हो तो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के एवज में आप पैसा लीजिए, दलाली से पैसा मत खाइए। दलाली देश का विकास नहीं कर सकती, दलाली ही देश को निपटा सकती है। यदि देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज पर फोकस कीजिए। तो ये चीजें आप करते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में ग्रेडिंग, ग्रेनुअल्स, मोल्डिंग, ये यूनिट्स आप स्थापित करते हैं तो आपको 50% जो भी आपकी मशीनरी पे और बिल्डिंग पे कॉस्ट आई है उसका, यह अधिकतम 40 लाख तक की छूट इसमें दी जा सकती है। और ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स भी प्लास्टिक के यूनिट्स के नहीं लगते। और आप प्लास्टिक प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो सीपेट इंस्टीट्यूट्स है जयपुर में, वहाँ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के आप जानते हो कितने यूज है आज की तारीख में, वो आप जान सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि आप एग्री या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप लगाते हैं तो उसमें भी आपको 50% की छूट या अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट इसमें दी जाएगी। मतलब जो भी बिल्डिंग और मशीनरी की जो लागत होगी उसका 50% तक या अधिकतम 1.5 करोड़ तक की छूट दी जाएगी। जो एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी थी 2019 की, उसका एड ऑन यहाँ कर दिया है इन्होंने। दूसरा, यदि आप SC हैं, ST है, वीमेन है और फूड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं या FPOs हैं लेकिन TSP सेक्टर में, ट्राइबल सब प्लान में। अब ट्राइबल सब प्लान में कौन से जिले आते हैं? अब उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, सलूम्बर में आप क्या लगाते हैं? ये SC ST वीमेन यूनिट्स हैं तो आपको 5% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान देगा। मतलब 50% की जगह आपको 55% का कैपिटल सब्सिडी इसमें प्रदान किया जाएगा साथियों। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो मतलब हम क्या किया, हमने ACI MSME में क्या है, MSME में आपका स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स है। स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स में आपका इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, आपका इन्वेस्टमेंट के बाद में कैपिटल सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप टॉप अप लेना चाहते हैं। स्टैंडर्ड के बाद ये टॉप अप है, टॉप अप। अब टॉप अप के रूप में यहाँ क्या है? टॉप अप के रूप में यहाँ इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है साथियों। इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी। अब इंटरेस्ट सब्सिडी क्या कही है? यदि आप टॉप अप लेना चाहते हैं, आपको असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स में स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स आपको मिल गए। आप टॉपअप में इंटरेस्ट सब्सिडी लेना चाहते हो, जो मशीनरी या उपकरण पर आपका लोन हुआ है, ध्यान रखिएगा। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स पर लोन आपको दिखना चाहिए सैंक्शन लेटर में बैंक के द्वारा, जो किया गया है। बैंक ही करेगा। तो मैं बैंक के जो हमारे साथी हैं, बैंकर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, जो उद्यमी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं
कि आप लोन लेते हैं तो सैंक्शन लेटर में क्लियर कट लिखाइए कि टर्म लोन जब आप लेते हैं तो साहब ये तो बिल्डिंग पे लोन होगा, ये मशीनरी पर लोन होगा, ये एमएफए पे लोन होगा, ये क्लियर कट लिखाकर फिर टोटल टर्म लोन ये होगा। यदि आप ऐसा लिखाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान ही रह जाएगा, नहीं तो हमें दिक्कत आएगी पहचानने में। आप 5 करोड़ तक की मशीनरी खरीदते हैं तो आपको 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी साथियों। यदि आप 5 से 10 करोड़ करते हैं तो 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अब 10 से 50 करोड़ में जाते हैं तो 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी साथियों। लेकिन ये 7 वर्षों तक मिलेगी साथियों, ये 7 वर्षों तक। बहुत बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई यूनिट्स के लिए। पहले 5 वर्षों तक था और ये 7 वर्षों तक है। दूसरा टेलीस्कोप्ड छूट है। टेलीस्कोप्ड का मतलब यह है कि आपको यदि स्लैब्स के अंतर्गत छूट नहीं है, जिस प्रकार से इनकम टैक्स में रिबेट्स मिलती है उसी प्रकार की टेलीस्कोप्ड छूट यहां पर भी आपको मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप 15 करोड़ का आपने लोन लिया है साथियों, 15 करोड़ का लोन, 15 करोड़ का लोन मशीनरी पर आपने लिया है, तो आपको सालाना कितना बेनिफिट मिलेगा? 5 6 का 30 लाख। पहले साल बेनिफिट मिलेगा 5 करोड़ तक 6%, मतलब 30 लाख रुपया साथियों। देख लीजिएगा, इसको समझने की जरूरत है। और आप दूसरे साल आपको 10 लाख का कितना हुआ? 5 का 20 लाख रुपए। पहली साल का 20 लाख रुपए 10 करोड़ तक की स्लैब का मिलेगा। तीसरे साल 5 करोड़ का 3%, मतलब 15 लाख रुपया ये मिलेगा। तो 30 और 20 15 कितने हुए? 65 करोड़, 65 लाख रुपए आपको सालाना 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और यदि आप टेलीस्कोप्ड नहीं होता, स्लैब वाइज होता, तो आप 3% में आते साथियों। और 3% का लाभ कितना मिलता? 15 करोड़ का 45 लाख रुपए। 15 × 3 = 45 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का फायदा इस स्लैब से आपको हुआ है साथियों। ये हमारे टैक्स एडवोकेट्स हैं, वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। इन चीज़ों को जानने की भी हमें ज़रूरत है। तो ये 20 लाख का फायदा तो ये हुआ। यदि आप एमएसएमई यूनिट है तो एक एमएसएमई पॉलिसी का भी मैं उल्लेख करूंगा। तो उसमें यदि आप इसमें इस स्लैब्स में आते हो तो 2% मिलेगा, इस स्लैब्स में आते हो तो 1% एडिशनल मिलेगा, इस स्लैब्स में आते हो तो 0.5% आपको एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एमएसएमई पॉलिसी में टेलीस्कोप्ड इंटरेस्ट सब्सिडी देने का उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये टेलीस्कोप्ड रूप में दी जाएगी। मैं तो ये मानूंगा कि यदि आप इसमें आ रहे हो, 15 करोड़ के दायरे में आते हो, तो 0.5% आपको मिलेगा। तो 0.5% कितना हुआ? 15 लाख का 15.75, मतलब 7.5 लाख रुपए आपके इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। मतलब 65 और 7.5 72.5 लाख रुपए वार्षिक आपको एड ऑन हो जाएगा। आप एमएसएमई कैटेगरी में हैं। मैं इसलिए क्लियर कह रहा हूं कि एमएसएमई पॉलिसी में टेलीस्कोप्ड बेनिफिट का उल्लेख नहीं हुआ है साथियों। तो इसलिए फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हमें बेनिफिट्स हैं। यदि आप 5 करोड़ के दायरे में आ रहे हैं, 4 करोड़ की मशीनरी ली है, तो 4 × 6 = 24 और 4×2 = 8, 24 और 8 32 लाख रुपए सालाना आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, यदि आपकी खादी यूनिट है तो 10 वर्षों तक ये छूट दे होगी 7 वर्ष की जगह। यदि आप 25 लाख रुपए तक का ऋण रूरल एरिया में एग्रो प्रोसेसिंग या टूरिज्म यूनिट स्थापित करने के लिए लगाते हैं तो 1% एडिशनल सब्सिडी भी आपको मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा कि आप 25 लाख की आपकी कोई मशीनरी है जिस पर आप लोन ले रहे हैं, उस पर 6% तो आपको एमएसएमई का बेनिफिट, 1% आपको एग्रो प्रोसेसिंग का बेनिफिट, 2% आपको एमएसएमई का बेनिफिट, मतलब 9% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलने वाली है छोटी 25 लाख तक की एग्रो प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। तो ये टॉपअप है साथियों, टॉपअप आप जान गए होंगे। अब स्पेशल इंसेंटिव्स की हम बात करें साथियों, स्पेशल इंसेंटिव्स क्या हैं साथियों? इन चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। ये मैं मिटा देता हूं। मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी।
बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं आप, बड़े ज्ञानी हो। अब हम बात करें स्पेशल इंसेंटिव्स की साथियों। स्पेशल इंसेंटिव्स क्या है? इसमें टॉप अप आपको मिल गया, आपको स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स मिल गया। अब टॉप अप के रूप में दो प्रकार के इंसेंटिव्स हैं, एक तो ईपीएफ और ईएसआई का पुनर्भरण है साथियों, रिइंबर्समेंट है 50%। दूसरा आपका फंड रेजिंग इंसेंटिव्स है, फंड रेजिंग इंसेंटिव्स है आपका 50% साथियों। जो मैं आपको बता चुका हूं कि ईपीएफ ईएसआई का 7 वर्षों तक 50% का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार दे रही है। दूसरा, आप एसएमई प्लेटफॉर्म पर आपको सेकेंडरी मार्केट में अपनी फर्म को एनलिस्टेड करना चाहते हो, तो उसमें जो भी कॉस्ट आएगी उसका 50% या 5 लाख तक का हम दे रहे हैं साथियों। ये स्पेशल इंसेंटिव है। और इसमें एग्जाम्पशंस क्या हैं? एग्जाम्पशंस हमारे ड्यूटीज पे और टैक्सेज में एग्जाम्पशंस हैं, जो विद्युत शुल्क में, मंडी शुल्क में, स्टैंप ड्यूटी में, लैंड कन्वर्जन में ये छूट दी गई है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक क्लस्टर इंसेंटिव्स भी है इसमें साथियों, एक क्लस्टर इंसेंटिव बहुत बड़ा बेनिफिट है क्लस्टर इंसेंटिव्स के रूप में। मतलब पहला बेनिफिट्स, पेन बदल लेता हूं। पहला बेनिफिट्स क्या है आपको? स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स। दूसरा बेनिफिट क्या है आपका? टॉप अप। तीसरा स्पेशल। चौथा एग्जाम्पशन। और पांचवा क्लस्टर इंसेंटिव्स। ये एमएसएमई को क्लस्टर इंसेंटिव्स क्या है? पहला इंसेंटिव तो एमएसएमई को है साथियों, यह है कि आप सर्कल रेट पर लैंड अवेलेबल होगा। आप जहां भी एमएसएमई का कोई क्लस्टर है, 20 या 20 से ज्यादा उद्यम एमएसएमई के एक ही जगह है, या तो रिको इंडस्ट्रियल एरिया में होंगे, आजकल प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वहां पर होंगे, तो आपको सर्कल रेट पर लैंड उपलब्ध होगी। और सीएफसी का निर्माण आप जब तक करते हैं तब तक टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन सीएफसी को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात, आपको सॉफ्ट लोन मिलेगा साथियों। सॉफ्ट लोन जब सीएफसी आप एस्टेब्लिश करेंगे, उस पर 10 करोड़ रुपए तक के लोन पर 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन 5 वर्षों तक दे होगा। ये बात है आपको, मतलब आपको 10 करोड़ तक के लोन पर 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। अब आपको मैं एक ज्ञान और देता हूं, आप यहां तो 10 करोड़ तक का ले लीजिए। यदि आप इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं, आईसीडीएस का लाभ लेना चाहते हैं 2024 का, तो उसमें 80% अनुदान स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 10 करोड़ तक का यदि सीएफसी आप लगाना चाहते हैं तो 80%, मतलब 8 करोड़ तक का इंसेंटिव राजस्थान सरकार दे रही है। मात्र 2% आपका कंट्रीब्यूशन एसपीवी को देना होगा, संबंधित स्पेशल पर्पज व्हीकल को देना होगा, जो आपका एसोसिएशन बनेगा उसको देना है। मतलब आपको ही देना है, बाकी का बाकी कौन देगा? राज्य सरकार आपको दे रही है। तो उसमें भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, चाहे तो आप इसमें इंट्रा सब्सिडी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोनों चीजें आपकी हो गई है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक कंपनी ये बताया है कि आप विभिन्न क्षेत्र में जो 7 प्रकार के हमारे सेक्टर्स हैं, उसमें आप अनुदान का लाभ ले सकते हैं। ये अनुदान का लाभ कैसे मिलेगा, इस चीज को जानिएगा साथियों। हम साथियों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21 थ्रस्ट सेक्टर्स बनाए गए हैं। इसमें थ्रस्ट सेक्टर्स को भी बूस्टर मिला है, आपका पैकेज मिला है, बूस्टर पैकेज है इसमें। अब इसमें लार्ज सेक्टर्स में कौन होंगे? जो 50 से 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लार्ज एंटरप्राइजेज कहलाएंगे। मेगा एंटरप्राइजेज कौन से कहलाएंगे? जो 300 से 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अल्ट्रा मेगा एंटरप्राइजेज कौन से कहलाएंगे? जो 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ में ये रोजगार की स्लैब दी गई कि 100 तो इसमें होने चाहिए, कम से कम न्यूनतम 250 इसमें होने चाहिए, 750 इतने होने चाहिए। अब इसमें भी ये बताया गया है कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे 1 से 3 वर्षों तक, अधिकतम 50 करोड़ तक का ये बेनिफिट्स मिल सकता है। मतलब आपको 150 करोड़ रुपए तो 3 साल में मिल लेंगे अधिकतम, और 65 से आगे के 4 सालों में आपको 260 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो कुल कितना हो गया? यदि ऐसे एंटरप्राइजेज आते हैं हमारे पास में, लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा, उनको अधिकतम कितना मिल सकता है? ये आप लगा लीजिए 250, 150, 410 करोड़ रुपए तक का अधिकतम आपको लाभ मिलेगा सालाना। हो गया ना, 7 सालों में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब 410 करोड़ में आप यदि कैपिटल सब्सिडी लेते हैं तो 3 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है। कैटेगरी 1 में तो कौन से इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कौन से ब्लॉक हैं साथियों? कैटेगरी 1 में ऐसे ब्लॉक हैं जो विकसित हैं राजस्थान के,
तो डेवलप्ड हैं, तो उन डेवलप्ड हैं तो डेवलप्ड में सरकार ने कम इंसेंटिव्स दिया है, ताकि राज्य का संतुलित, तीव्र, सतत और समावेशी विकास तो तभी होगा जब आप कैटेगरी 2 में या कैटेगरी 3 में जो अनडेवलप्ड हैं या डेवलपिंग मोड पर हैं उन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं एक करौली जिले में पोस्टेड हूँ, तो मैं बात करूँ कैटेगरी फर्स्ट में करौली जिले में कोई भी नहीं है। करौली जिले में कैटेगरी फर्स्ट का कोई भी ब्लॉक नहीं है। आप कैटेगरी 2 में आपका करौली और हिंडौन कैटेगरी 2 में आता है, और मासलपुर और सपोर्टर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैटेगरी 3rd में आता है। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि मासलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो आपको 20% की कैपिटल सब्सिडी मिलने वाली है। दूसरा मैं बात करूं कि इसमें यदि ये बड़े स्लैब्स हो गए 1000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और मासलपुर में करते हैं तो आपको 28% की सब्सिडी इसमें है। ये बातें हो गई। अब टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करें, आप बिक्री का, यदि आप 1.2 से 2% तक की स्लैब दी गई है जिसमें आप लगा सकते हैं कितनी कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ दी गई है। अब ये बातों को समझिए, यदि आप सर्विस सेक्टर्स में जाते हैं तो 15 थ्रस्ट सेक्टर हैं सर्विस सेक्टर के, जहां आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बूस्टर पैकेज मिल सकता है। तो ये यहाँ 25 से 100 करोड़ है, 100 से 250 है, 250 से आपका 250 करोड़ से ज़्यादा है। आप इसमें 25 से 100 करोड़ में यदि 500 लोगों को रोजगार देते हैं तो आपको 50 करोड़ 65 करोड़ मतलब 410 करोड़ तक मैक्सिमम आपको लाभ मिल सकता है, और ये 10, 12, 14% के रूप में है। मान लीजिए आप कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 12% का लाभ यहाँ मिलेगा, यदि 25 से 50, 100 करोड़ के बीच में आप लाभ करना। जैसे मान लीजिए 60 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप 12% कैपिटल सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं यहाँ, और ऐसे 1% से 1.4% तक का टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव इसमें दिया गया है। अब सनराइज सेक्टर्स में 15 सेक्टर्स हैं। इसमें सनराइज में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिख रखा है। आप यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं और आरएस की तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो आरएस में कम से कम 50 नंबर का मटेरियल उद्योग जगत से आता है। तो आप सनराइज सेक्टर्स की परिभाषा पूछ सकते हैं, तो हमने 50 शब्दों में लिखा है, ऐसे उद्यम जो अभी प्रारंभिक दौर में है लेकिन भविष्य में तीव्र वृद्धि, दीर्घकालिक विकास तथा उच्च रोजगार की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सनराइज सेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पावर प्लांट, हाइड्रोजन गैस का प्लांट है आपका इंजीनियरिंग गुड्स का प्लांट है, तो ये सारे के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का है, तो ये कहाँ आएंगे? सनराइज सेक्टर्स में आएंगे। इसमें 75% SGST में छूट है, 13 से 28% और 5% ब्याज अनुदान में भी छूट है, और 1.2 से 2% तक आपका टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स है। दूसरा MSME सेक्टर्स कौन से हुए? MSME सेक्टर्स हुए कि जो न्यूनतम निवेश में अधिकतम रोजगार, उत्पादन, आय तथा निर्यात सृजन की क्षमता रखते हो और किसी देश या राज्य के संतुलित, समावेशी और तीव्र विकास में सहायक को MSME होते हैं। इसमें SGST का 75% की छूट है, 10 वर्षों तक है। इसमें SGST का 10 वर्षों तक है। दूसरा प्लास्टिक उत्पाद और कृषि उत्पादों को 50% तक की सब्सिडी है और 3 से 6% ब्याज की छूट है। और इसमें यदि MSME में वो जाता है तो 1.2 से 2% तक की उसमें मिल सकती है यदि विनिर्माण में या मैन्युफैक्चरिंग वो सर्विस सेक्टर्स में लाभ लेता है। तो स्टार्टअप्स कौन से होंगे? ऐसे उद्यम जो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हो, जो नवीन उत्पादन, आय, रोजगार सृजन करते हो, वो स्टार्टअप्स कहलाते हैं। अब स्टार्टअप्स में आपकी राजस्थान सरकार एक क्यू रेटिंग सिस्टम डेवलप करती है। तो क्यू रेटिंग सिस्टम में आपका ये हो कि उद्यम आपका कितने साल पुराना, 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपके उद्यम को कम से कम ब्रोंज कैटेगरी आपको मिलनी चाहिए, तो ही आप स्टार्टअप्स के लाभ ले सकते हैं। इसमें SGST का 75% 10 वर्षों तक मिलेगा, और यदि महिला उद्यमी है तो 100% SGST का लाभ इसमें मिलेगा। और इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स यदि कोई स्थापित करता है इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, तो यदि सरकारी संस्थान में, यदि ITI में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग संस्थानों में या कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थानों में एक्सेलरेटर लगता है या इंक्यूबेटर लगता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए तक की छूट दी जाती है, और निजी संस्थानों को 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट सरकार के द्वारा मुफ्त में दी जाती है। साथियों, अब इंडस्ट्रियल इंफ्रा की हम बात करें, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रा कौन है? जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को, हमारे एनर्जी सिस्टम को, हमारे कम्युनिकेशंस को, हमारे लॉजिस्टिक्स को, हमारे सैनिटेशन को, हमारे ड्रिंकिंग वाटर को
लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर जो फूड वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बनाए रखते हैं, वो इंडस्ट्रियल इंफ्रा कहलाते हैं। चाहे वेयर हाउसेज हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे सिलो हो, चाहे आपका मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क हो, हाँ ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल इंफ्रा में आते हैं। इसमें 25% तक की छूट है और 5 से 50 करोड़ तक का अनुदान है अधिकतम, और ब्याज या फिर उसको ब्याज अनुदान ले सकता है 7% इंटरेस्ट सब्सिडी का, जो भी वो चाहे इसमें ले सकता है। तीसरा R&D GCC और टेस्टिंग लैब स्थापित करता है। क्या होता है R&D GCC? ऐसे उद्यम जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता, मानकता तथा मौलिकता की जांच करने वाले उपकरण इकाई आती है, जो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी की जांच करते हैं। तो ऐसे सरकारी संस्थान में यदि टेस्टिंग लेबोरेटरीज लगती है तो उसको 50% की छूट दी जाएगी। यदि निजी संस्थान ऐसे टेस्टिंग लैब लगाते हैं तो उनको 30% की छूट दी जाएगी और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की छूट हो सकती है। और उसमें यह भी ध्यान रखिएगा यदि उसकी लैंड भी इसमें शामिल है साथियों, उस लैंड को 50% या 1 करोड़ तक की छूट इसमें मिल सकती है। ध्यान रखिएगा यदि आप पतंजलि बाबा रामदेव का कोई टेस्टिंग लेबोरेटरीज लगाना चाहते हैं, तो बाबा रामदेव एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो आपको 30% तक टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए छूट मिल सकती है, मतलब उसके जो उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए, और 10 करोड़ तक हो सकते हैं। साथ में यदि आपने टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए जमीन भी खरीदी है तो उसका 50% रिम्बर्स सरकार कर देती है, अधिकतम 1 करोड़ तक। यदि आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि कैंसर मान लो एक लाइलाज बीमारी है और आप आयुर्वेद के माध्यम से कोई रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च पे जो खर्चा आएगा उसका 50% या अधिकतम 50 लाख रुपए तक की छूट राजस्थान सरकार टेस्टिंग लेबोरेटरी GCCs में दे रही है साथियों। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं। अब लास्ट है हमारा, आपको आवेदन कैसे करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन चीज़ों को ही मैं बताऊं, आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इन चीज़ों को देखते हैं। साथियों, यदि आप आवेदन करते हैं तो आजकल SSO ID पे आपको जाना होगा। SSO ID पे, SSO ID पर आपको रिप्स पोर्टल खोलना होगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। उसमें 3 आइकन होंगे, रिप्स 2019, रिप्स 2022 और रिप्स 2024। आपको रिप्स 2024 पे क्लिक करना होगा। पहले आप SSO ID पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, फिर आप रिप्स आइकन पर जाइए, फिर रिप्स 2024 पे आप आवेदन कीजिए। तो फिर आपको स्टेप 1 में क्या करना है, एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। फॉर्म 1 में आपको अपने जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी। फिर ये पूरा हो जाएगा तो फॉर्म 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसकी प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी। और स्टेप 3 में आप जो इंसेंटिव चॉइस कर रहे हैं उसको फॉर्म 3A में आपको भरना होगा। फॉर्म 3A में क्या होगा, यदि आपका उत्पादन प्रारंभ करने से पहले 75% की स्टैम्प ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन या लैंड पेमेंट का आप क्या करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो ये फॉर्म 3A में आपको आवेदन करना होगा उत्पादन करने से पूर्व। आपको क्या करना है, स्टेप 4 में प्रोत्साहन चयन कर लिया आपने 3B में। अब 3B में आपको आवेदन करना है, तो 90 दिन के भीतर, जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए उसके 90 दिन के भीतर आपको आवेदन करना है। यदि आप फ्लैट सब्सिडी या ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो आपका खर्च हुआ है उसकी तारीख से 12 माह के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। मेरी दोनों बातों को समझिए, ये बातें काफ़ी मददगार है आपके लिए, काफ़ी फायदेमंद है। तो ये बातें हो गई आपकी। फिर आपका एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी होगा संबंधित फॉर्म में। यदि आप स्टैम्प ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन या लैंड की फ्लेक्सिबिलिटी का एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो मेंबर सेक्रेटरी GMDIC या संबंधित इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, कमिश्नर इंडस्ट्रीज के द्वारा आपको हाथों हाथ दे दिया जाएगा। और यदि आप वो करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने 90 दिन के बाद में, प्रोडक्शन के बाद में जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स ले रहे हैं, टॉप अप ले रहे हैं, एड ऑन ले रहे हैं, एक साथ लेने हैं, आप स्टेट प्रायोरिटीज़ का है, चाहे आपको सेक्टोरल नीड्स का है, चाहे आपको कस्टमाइज्ड पैकेज का है, तो आपको आवेदन करना पड़ेगा। और ये आवेदन संबंधित स्क्रीनिंग समिति DLSC या SLSC अप्रूवल देगी इसको,
और अप्रूवल देने के बाद में फॉर्म 3B में अपडेशन करना होगा। ये एक बार आपने आवेदन कर दिया, बार बार आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उत्पादन पूर्व से स्टैम्प ड्यूटी लैंड कन्वर्जन का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको लगाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल क्लियर कट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इतना शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। फिर भी यदि कोई आपको परेशान करता है तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डीपीआर, सेल्फ अटेस्टेड डीपीआर लगानी है साथियों। एक सेल्फ अटेस्टेड आपको डीपीआर लगानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। फिर दूसरा आपको कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। रिजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम से आप हस्ताक्षरित करवा रहे हो वो लगाने पड़ेंगे। कैंसल्ड चेक लगाना पड़ेगा, लैंड का डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा, और एक घोषणा पत्र, एफिडेविट और अंडरटेकिंग्स आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर देना होगा, तब जाकर आपको स्टैम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन के बेनिफिट्स मिलेंगे। और उत्पादन के बाद के 90 डेज में आप आवेदन करते हैं उत्पादन के भीतर, तो आपको फर्स्ट सेल बिल जरूरी है, ये तो चीज़ें जरूरी है ही, साथ में फर्स्ट सेल बिल, कैपेसिटी सर्टिफिकेट, सीए का इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, स्थायी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का लिस्ट, आरएसबीसीबी का कंसेंट टू ऑपरेट जरूरी है, जीएसटी रिटर्न्स आपको लगाने पड़ेंगे। यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो लोन पेमेंट का शेड्यूल आपको रखना पड़ेगा उत्पादन तिथि तक का। एक टर्म लोन का सैंक्शन लेटर, रीपेमेंट शेड्यूल आपको देना होगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आपको देनी पड़ेगी, मंडी शुल्क की प्रति आपको देनी पड़ेगी, आप टैक्स फीस जमा करा रहे हो उसका चालान आपको देना होगा, आईईसी सर्टिफिकेट या आरसीएमसी सर्टिफिकेट्स आपको देना होगा। आपके अलावा ईपीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन और चालान आपको जमा कराने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे, तभी आप स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स के, टॉपअप के, एड ऑन के, स्टेट प्रायोरिटीज़ के, कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ ले पाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा रिप्स 2024 का ये वीडियो, जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा DIC गणेश।